बीपीएससी मॉडल सेट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग मॉडल सेट 3 को देखते हैं, जिसका प्रथम प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, किस मत से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से इसे पारित किया जाता है। वित्तीय आपात की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, परंतु यह आपात अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत। ठीक है, आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त होती है, जो है आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, यह एक अस्थाई संस्था है, इसका विघटन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन है, संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि का निर्धारण नहीं किया है। यहाँ ये तो है, राज्यसभा का पदावधि निर्धारित नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि है। इसके प्रत्येक सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल होती है। ये भी सही है, अतः इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, वह सरकार का प्रमुख होता है। ये बिल्कुल सही है। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। ये भी बिल्कुल सही है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ये भी बिल्कुल सही है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ये भी सही है, अर्थात इनमें सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। छठा प्रश्न है, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? वित्त विधेयक को 75 दिन के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। ठीक है, वित्त विधेयक को कितने दिन में प्रभावी हो जाना चाहिए? तो 75 दिन में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए और देखते हैं हम लोग 9वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित यानी वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद सुमेलित करना है। अनुच्छेद 12 के तहत आपको वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। धन विधेयक की चर्चा आपको अनुच्छेद 110 के अंतर्गत मिलता है। विनियोग विधेयक, ये आपको ऑप्शन गलत है, क्योंकि विनियोग विधेयक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में विधित है? ऑप्शन डी है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में इसका उल्लेख किया गया है, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे 113 नहीं 114 होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। अधिकतम सदस्य कितना होना चाहिए? 500, और न्यूनतम सदस्य कितना निर्धारित किया गया है? 60। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? देखिए, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के संबंध 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसमें मूलतः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र की जनजातियों की व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 14 है समता का अधिकार, अर्थात विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जबकि अनुच्छेद 29 आपको लोक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। चलिए, तो हम लोग आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर बी। चुनावी खर्च के सरकारी निधियन का सुझाव इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा 1997 में दिया गया था। आगे है 12 नंबर प्रश्न, लेखानुदान पारित किया गया या लेखानुदान पारित किया जाता है किसके तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट पर आम बहस के उपरांत। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेखानुदान बजट पर आम बहस के उपरांत ही पारित किया जा सकता है। आगे आते हैं 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मंत्रिमंडल शब्द निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 352। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्तमान में सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अमेरिका। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई थी। आगे आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्य स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, दूसरा कथन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, भावचित्रात्मक थी, अर्थात ये आपको ऑप्शन सही है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित यानी लेखन कला तो वो लोग जानते थे, परंतु वो अपठ्य है, मतलब कि वहाँ की लेखन कला को अभी तक कोई
पढ़ नहीं पाया है, अर्थात इसकी भूमिका इतिहास लेखन में अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, मृद भांडों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, व्याख्या किया गया है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 17 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित है? तो देखिए, नियम और आचार्य का जो बात है वो विनय पिटक में लिखा गया है। ठीक है, सुत्त पिटक क्या है? तो सुत्त पिटक बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है और अभिधम पिटक बुद्ध के उपदेशों का दर्शन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तथा ऋषिपत्तनम में दिया। इसे ही प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कथन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, अर्थात दोनों के दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग मिलान करते हैं। 19 नंबर में है वंश और स्थापक। देखिए, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु द्वारा किया गया। पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सिंह विष्णु द्वारा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना आपको दंती दुर्ग द्वारा किया गया। चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे और जबकि यादव वंश के संस्थापक विल्लम पंचम थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग, चालुक्य वंश के जयसिंह और यादव वंश के विल्लम पंचम। आगे आइए 20 नंबर प्रश्न की ओर। बीस नंबर प्रश्न है, विक्रम संवत, ये इसमें कथन दिया गया है, विक्रम संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ। ये बिल्कुल सही है। विक्रम संवत की शुरुआत आपको 78 नहीं बल्कि 58 ईस्वी में हुई थी। शक संवत की शुरुआत आपको 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किया गया था। तो इसका केवल और केवल कथन 2 सही है। 21 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं, क्षेत्र और उपयोग। तो इसमें देखिए मिलान करना है। क्षेत्र जो है आपको कृषि योग्य भूमि को दर्शाता है। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को दर्शाता है। वास्तु वास करने योग्य भूमि को दर्शाता है। ठीक है, खिल्य बंजर भूमि को दर्शाता है, जबकि अपृहत जंगली भूमि को दर्शाता है। अतः इसका सभी का सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी के सभी सम्मिलित है। 22 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। पुष्यभूति वंश के शासक हर्ष को शीलादित्य भी कहा जाता था। उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। आगे आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें चांदी का टक्का एवं तांबे का जीतल का प्रचलन शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एकता प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन पुनः फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस प्रथा की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। 25 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
इसमें से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला आदि स्थापत्य किया गया था। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गौ दान दिए थे। ठीक है, किसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालपुत्र देव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर पाल वंश के शासक देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गौ दान दिए थे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सगुन भक्ति से संबंधित है। ठीक है, वो सगुन भक्ति से संबंधित नहीं है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसमें है सगुन भक्ति से संबंधित नहीं है। तो कबीर किस भक्ति से संबंधित थे, निर्गुण से। कबीर क्या गाते थे, निर्गुण गाते थे। ठीक है, जबकि सूरदास, चैतन्य और तुलसीदास सगुन भक्ति से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन भगत सिंह का है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, आगे आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आतंकवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एमएन राय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको टीपू सुल्तान एवं कर्नवालिस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के अंतर्गत टीपू सुल्तान एवं कर्नवालिस के मध्य 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। 32 नंबर प्रश्न है, महाजन यानी मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1884 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों के कारण यह वाक्य कहा था। 34 नंबर प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तामलुक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया था। 35 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक है, मंगल पांडे कहाँ विद्रोह किया था। तो बैरकपुर छावनी में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया। ये बैरकपुर के 34वें एनफील्ड राइफल के एक सिपाही थे।
36 नंबर प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। 37 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान से। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्रों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। आगे आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से 84 था, के समय में प्रस्तुत एल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, इसे ही श्वेत विद्रोह कहा गया था। 40 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश व्यापारियों भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता है, तो इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 41 नंबर प्रश्न में हमें सुमेलित कौन सा नहीं है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आपको देखिए आत्माराम पांडुकर द्वारा 1867 में किया गया, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है, अन्य सभी सुमेलित है। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परम यानी मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। बाकी सभी के सभी क्या है, सुमेलित है। 42 नंबर प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अब्बास तैयब बज्जी। 43 नंबर प्रश्न है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों के सहयोग से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया गया था। चौवालीस नंबर प्रश्न है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 45 नंबर प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनल कार्टिस, ऑप्शन नंबर डी। लियोनल कार्टिस को द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। 46 में आइए, ऊर्ध्वपातन विधि से किस यौगिक को पृथक किया जाता है? तो जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उस विधि को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, एंथ्रोसिन, बेंजोइक अम्ल आदि। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल, एंथ्रासीन और नेप्थलीन, ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी,
एंथोसाइनिन। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस पाई जाती है। जल का त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 49 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमेय सूत्र क्या है? तो जी बराबर होता है बल गुना दूरी बटा द्रव्यमान गुना द्रव्यमान। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा m-1 L पर पावर 3 और T पर माइनस पावर 2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करता है। जब नीचे आ रहा होता है तो वो अपने भार में कमी महसूस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आइए 51 को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या नहीं बदलता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवृत्ति। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। 52 नंबर प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 ½ H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबकि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को। वायु अंगार गैस में मुख्यतः घटक होता है। तो वायु अंगार गैस में CO 32%, N2 65% और CO2 3% होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका उपयोग कांच एवं धातु निष्कर्षण उद्योग में होता है। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो कॉपर सल्फेट ये कीटनाशी है, यूरिया उर्वरक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक है और मेलाथियान फंगस नाशी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या है? कीटनाशी है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन आपको प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? आपको उर्वरक है। और मेलाथियान क्या है? मेलाथियान है फंगस नाशी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एगेरिकस। राइजोबियम एनाबीना एवं एजोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम एनाबीना और एजोटोबैक्टर ये सब क्या है? आपको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोगेंटा का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण करना। ये मेडुला ऑब्लोगेंटा का कार्य नहीं है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना सेरिबेलम का कार्य है। ठीक है,
जीन की कार्यात्मक इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है, उत्परिवर्तन का इकाई म्यूटॉन है, पुनः संयोजक की इकाई रेकॉन है। ठीक है। अब से आइए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि विटामिन डी एवं विटामिन ई का निर्माण मानव के शरीर में होता है। ठीक है, तो इसका सी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि डी और ई दोनों का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। 60 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों के भ्रूण में आरसीबी बनता है। तो स्तनधारियों के भ्रूण में यह यकृत में आरसीबी बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मानव वृद्धि हार्मोन। ठीक है, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। आगे है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बोरोन। बोरॉन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों किस ऊतक से बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक ग्रंथियों के निर्माण करती है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। 65 नंबर प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डिंबवाही नलिका, ऑप्शन नंबर ए। डिंबवाही नलिका मादा जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजस्थान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध पर वेदांत कंपनी द्वारा, देखिए याद रखिएगा, वेदांत कंपनी द्वारा देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 67 नंबर प्रश्न है, यूएनडीपी के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेजी से गरीबी हटाने वाले राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 68 है, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में किस टीम ने 2020 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र। ये गुजरात में पड़ता है। आगे आइए और देखते हैं 69 नंबर प्रश्न को। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हाल ही में किस राज्य में खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 69 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 70 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी आपको के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। कोविड-19 के दौर में
स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार ने स्वनिधि नामक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपये ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा? तो 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना? सी हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात रेहड़ी और लगाने वाले जो सड़क किनारे अपने दुकान लगाते हैं उनके लिए ये योजना लागू किया गया है, स्वनिधि योजना। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 72 नंबर प्रश्न को। हाल ही में किसके द्वारा उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया है। नैनो सैटेलाइट के विकास हेतु इसरो ने उन्नति कार्यक्रम को बेंगलुरु में शुभारंभ किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि पहला स्थान है आपको अमेरिका का, दूसरा भारत का और तीसरा चीन का। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सारण। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के छपरा सारण में किया जा रहा है। 75 नंबर प्रश्न है, गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किनकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर किरण कुमारी का अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। यह मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। 77 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये होगा आपको रीवा। रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व क्षय रोग दिवस 2020 का मुख्य विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स टाइम। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस 2020 का मुख्य विषय है इट्स टाइम। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बिहार में गंगा नदी की किस सहायक नदी में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो 79 नंबर प्रश्न में इसमें देखिए क्या हो जाएगा उत्तर? महानंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी महानंदा में पहली बार गंगई डॉल्फिन पाई गई है। ठीक है, ये आपको अररिया किशनगंज क्षेत्र में बहा करती है। बिहार की सबसे पूर्वोत्तर नदी है महानंदा। चलिए 80 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। जुलाई 2020 में आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना को लेकर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये आपको हो जाएगा चीन और पाकिस्तान अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको झेलम नदी पर बनी झेलम नदी की परियोजना है। आगे आइए 81 नंबर प्रश्न है, चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पावेल पोंक्राटोव, ऑप्शन नंबर डी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया, क्योंकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन की निर्भरता को खत्म करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूती हेतु क्या किया गया है? त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला की पहल की गई है। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने नए अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना में शामिल किया है
जिसे नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सार्थक। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सार्थक की भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 84 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 12। 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा के बाद अब कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह गई है। 85 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो मिशन कर्मयोगी का संबंध सिविल सेवा क्षमता का विकास से है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों से संबंधित है। तो 86 नंबर प्रश्न में आइए, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजना तथा घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। 14,000 करोड़ की लागत से 9 राजमार्ग परियोजना तथा गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। ठीक है। मनोज सिन्हा यहाँ के अभी उपराज्यपाल हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई। 88 नंबर प्रश्न है, बिहार के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वीना सिंह एवं भावना कंठ, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। बिहार की 2 महिला वीना सिंह एवं भावना कंठ सहित 16 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19वें एशियाई खेल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हांगझाऊ, जो चीन का प्रांत है, यहाँ किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने iBox नामक सेल्फ डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2020-21 के तहत राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान पर कितनी राशि खर्च करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6,000 करोड़ रुपया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, सॉरी इसका, तो इनमें से कोई नहीं। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार देश को ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, देश का पहला राज्य है। 93 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 2.8% क्षेत्र में कृषि की भागीदारी बढ़ी है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2.8, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि 2.5 और सेवा क्षेत्र में वृद्धि 6.9 का हुआ है। आगे आइए और हम लोग देखते हैं 94 नंबर प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सहित 4 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा शुल्क मुफ्त कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको श्रीलंका। ठीक है, जहां भाई भाई का सरकार है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण मामले में भारत का स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर से प्रथम। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत
विदेश से धन संप्रेषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। 96 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, भागलपुर आदि की यात्रा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर की यात्रा की थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। 97 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात किसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। कुंवर सिंह के ये भाई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए किसके नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन समिति के गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, FG स्लाई। तिनकटिया प्रणाली की समस्या की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन FG स्लाई के नेतृत्व में किया गया। इनके सदस्यों में महात्मा गांधी भी शामिल थे। 99 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 100 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिपेंडेंट पार्टी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 1937 के चुनाव के बाद 1939 में कांग्रेस द्वारा सरकार नहीं बनाने पर दूसरी बड़ी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। 101 नंबर प्रश्न में आइए हम लोग देखते हैं, बिहार में यानी भारत में बिहार की जनसंख्या है। तो ये आपको भारत में बिहार की स्थिति तीसरी है। प्रथम किसका है? प्रथम उत्तर प्रदेश का है, द्वितीय महाराष्ट्र का और तृतीय भारत का। शीर्ष से क्या है? तृतीय, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरभंगा जयनगर के बीच कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH 105। आइए मिलान करते हैं। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है, अर्थात एक का बी। उसके बाद है गोगाविल पक्षी विहार आपको कटिहार में है, तो बी का हो जाएगा आपको एक। कुशेश्वर पक्षी विहार आपको दरभंगा में है और नकटी पक्षी विहार आपको जमुई में है। इस प्रकार से अगर हम लोग इसे मिलान करें तो 103 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कांवर पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में। गोगाविल कहाँ है? कटिहार में। कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में। और नकटी कहाँ है? जमुई में। आइए हम लोग 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलान। महानंदा, कमला, बागमती नदियों का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है, जबकि बलान नदी का उद्गम नेपाल के चुरिया श्रेणी से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बलान का किस श्रेणी से होता है? चुरिया श्रेणी से। ठीक है, 105 नंबर में आते हैं। श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बरबीघा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण का जन्म बरबीघा मुंगेर में हुआ था। ठीक है, विदेशिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए। राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी के प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना विदेशिया है। ऑप्शन 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार में सौराष्ट्र मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मधुबनी। ठीक है, सौराष्ट्र मेले का आयोजन मधुबनी में किया जाता है। इस मेले में मैथिल ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के लड़कियां विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो जट जाटिन तो बिहार में है, डोमचक भी है, समा चकेवा भी है और विदेशिया भी है, अर्थात इनमें से सभी
नाटक बिहार में प्रचलित है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब ठीक है, सभी की सभी है। बिहार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो बिहार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान आपको राज्यपाल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बी। ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री अर्थात सीएम होता है। 110 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ई। ठीक है, उप मुखिया प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष से, जबकि मुखिया एवं पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें उप मुखिया और प्रमुख दोनों का, ए और सी दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। भारत 2018-19 में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना है 12.5 मिलियन टन के साथ, जबकि 10.3 मिलियन टन के साथ थाईलैंड दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 112 नंबर में, राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन आच्छादन के प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो आइए हम लोग देखते हैं। 16% महाराष्ट्र, उसके बाद 25% मध्य प्रदेश, 33% उड़ीसा और 41% छत्तीसगढ़ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक 113 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अटाकामा। दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 114 नंबर प्रश्न में आते हैं, स्टेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर और मलेशिया को। ठीक है, जोहोर जलडमरू सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। सिंगापुर जलडमरू सिंगापुर एवं इंडोनेशिया को अलग करता है। कोरिया जलडमरू कोरिया और जापान को अलग करता है, और संड जलडमरू डेनमार्क एवं स्वीडन को अलग करते हैं, याद रखिएगा। आइए हम 115वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सोलह नंबर प्रश्न है 116 नंबर, नजका प्लेट किसके बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर। नजका प्लेट किसके बीच है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को ही भारत में सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि म्यांमार इसमें मणिपुर इसमें ऑप्शन नहीं है। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। 119 में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 120 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक हेमेटाइट कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उड़ीसा में। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट उड़ीसा में पाया जाता है। भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही इसका है। 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत में किस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यन। भारत में हीरा विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश,
जो कि विंध्य श्रेणी में स्थित है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा खान है। ठीक है, पन्ना कहाँ है आपको? मध्य प्रदेश में। ठीक है। 123 नंबर में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठा स्थान है। वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। 124 नंबर प्रश्न है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूपगढ़ी। धूपगढ़ी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। 125 नंबर में है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इसका दोनों उत्तर सही होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। निम्न में से किस मद को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुएं, हस्तांतरण, भुगतान, पूंजीगत लागू, अंशों आदि को विक्रय से प्राप्त राशि, गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य, कालाधन आदि को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में निम्न में से कौन सा स्थान उपयुक्त अंतर है? ठीक है, कौन सा अंतर उपयुक्त है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा है जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है। 128 नंबर प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। भारत में खोला गया प्रथम बैंक यूरोपियन द्वारा हिंदुस्तान बैंक था। भारतीय द्वारा खोला गया पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। संयुक्त पूंजी से खोला गया प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक है। 129 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिल्टन यंग समिति। ठीक है। विलियम एकवर्थ समिति रेल बजट की शुरुआत किया था। जेम्स लियाल समिति अकाल समिति से संबंधित है। मैकाले संबंधी शिक्षा के आधुनिकीकरण से संबंधित है। हिल्टन यंग समिति आरबीआई की स्थापना से संबंधित है। 130 नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में। ठीक है। 131 नंबर प्रश्न है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आयकर से। ठीक है, किससे है? आयकर से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आरबीआई बैंकों का नियमन, सेबी शेयर बाजार, फंड आदि का नियमन करता है। ठीक है। 134 नंबर प्रश्न में आते हैं, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी,
जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और चीन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ठीक है। एक सौ 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 सितंबर। 24 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पणजी। गोवा के पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थापित है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कोची। कोची कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। ठीक है। चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर इत्यादि भारत की कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कोची, विशाखापत्तनम, बम्बई भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। कोची, विशाखापत्तनम और बम्बई ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए, वह कौन सी 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो 18 से पूरी तरह विभाजित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 142वां प्रश्न को देखते हैं। इसमें विलुप्त संख्या का पता लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 143 नंबर में देखिए, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह किस दिन आएगा यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है? चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार। ठीक है। ये सारे के सारे मैथ के प्रश्न हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 144 नंबर में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 145 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 6.25 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140। ठीक है। 147 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 माह। 148 में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपया। ठीक है। 149 में हम लोग देख लेते हैं। 149 में, तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 मीटर। 150 नंबर में पहले इसको देख लीजिए, चार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इसके प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 120 करोड़। इस प्रकार से हम लोग 150 प्रश्न को देखें। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।